प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 पे आप सभी का एक बार स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11th में हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मेजरमेंट कंप्लीट किया है और डायमेंशन एनालिसिस डीवीएम विश्लेषण कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। एक ही क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर आपका क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। ठीक है, इसको एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देरी ना करते हुए सीधा हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। जब हम लोग इस चैप्टर में पहुंचेंगे तो इस चैप्टर में एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है? मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें ज़रूरत पड़ेगी ओरिजिन पॉइंट की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ओरिजिन पॉइंट की। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए आपसे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी क्या है? अर्थ है, ये क्या करती है? ऐसे राउंड राउंड घूमती है। किसके? सन के। सन के चारों ओर घूमती है। अब बताइए, अर्थ सरफेस पे अगर हम हैं तो क्या होते हैं? हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं। किस पोजीशन में होते हैं? हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, मीन्स विराम की अवस्था में होते हैं। लेकिन यदि हम सन के रिस्पेक्ट में देखें, किसके रिस्पेक्ट में देखें? तो सन के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग भी क्या हो जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। ऐसे मान लीजिए आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। किससे यात्रा कर रहे हैं? आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। तो ट्रेन से यात्रा करने के दौरान होगा क्या कि हम लोग ट्रेन के आसपास की जो ज़मीन यानी रेल की जो पटरी होती है उसके सापेक्ष तो मोशन में होंगे, लेकिन जिस सीट पर हम बैठे हुए हैं उस सीट के सापेक्ष क्या रहेंगे? रेस्ट की पोजीशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीट तोड़ करके आगे तो जा नहीं पाएंगे। मान लीजिए पापा के साथ में मार्केट जा रहे हैं, अब आप बाइक पर पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। तो आप बाइक के सापेक्ष क्या है? रेस्ट हैं। लेकिन जो रोड है उसके सापेक्ष किस पोजीशन में है? उसके सापेक्ष आप मोशन के पोजीशन में हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मोशन में होते हैं तो मोशन एक प्रकार का रिलेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव यानी सापेक्ष है। तो सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार होगा क्या कि किसी के सापेक्ष हम गतिशील होंगे तो उसी क्षण हम किसी के सापेक्ष क्या होंगे? स्थिर भी होंगे। तो इसीलिए हमें मूल बिंदु की जरूरत पड़ी। मूल बिंदु मूल बिंदु क्या होता है? वह बिंदु होता है, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की स्थिति, गति तथा त्वरण आदि का निर्धारण किया जाता है। त्वरण आदि का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ओके, सिंपल परिभाषा थी, कोई इसमें जटिलता नहीं है, आसानी से आप लोग जान सकते हैं। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन। स्थिति का मतलब क्या होता है? पोजीशन होता है। गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है मोशन। त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक, तो ये आपके चैप्टर की फर्स्ट पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट। ये वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमारी गतिशील है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट जब हम पहुंचेंगे तो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा? नेक्स्ट हेडिंग मिलती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मिलता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम। ठीक, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक्चुअल में जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स क्लास 9th में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। क्या आती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। और उसमें हम देखते हैं कि है कि कोई चीज़ अगर तल प्लेन में है या समतल में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। तो ठीक ऐसे ही निर्देश फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा निर्देशांक निकाय। क्या? निर्देशांक निकाय। निर्देशांक निकाय को अगर अंग्रेजी में बोलें तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसकी सहायता से वस्तु की गति एवं स्थिति का निर्धारण किया जाता है। स्थिति का निर्धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किया जाता है उसे निर्देश फ्रेम, अंग्रेजी बोलें तो निर्देश फ्रेम, अंग्रेजी बोलें तो क्या कहते हैं? अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम किस चीज का अध्ययन करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान से। कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं 2D में कोऑर्डिनेट x, y होता है और 3D में कोऑर्डिनेट x, y, z होता है। क्या होता है? x, y, z होता है। जब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो x, y के साथ में एक कोऑर्डिनेट t आ जाता है, या x, y और z के साथ में एक कोऑर्डिनेट t आ जाता है। इस t को हम लोग टाइम कहते हैं। इस t को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। क्योंकि जो मोशन होता है, मोशन में हम अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ निर्धारित करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमें टाइम की भी गणना करनी होती है। किसकी गणना करनी होती है? हमको जो है टाइम की भी गणना करनी होती है। इसलिए हम लोग टी का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टी का यूज करते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट। सेकेंड हेडिंग इस चैप्टर का क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। तो नेक्स्ट में होगा क्या? जो अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आइए देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्चुअल में ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा होता है इसको कहते हैं कार्टेशियन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो हमारा होता है इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड जो तीसरा हमारा होता है वो क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल और कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इनकी स्पेलिंग क्या होगी। तो सबसे पहला जो हमारा होता है इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। जो दूसरा हमारा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पोलर। दूसरा क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा हमारा क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। थर्ड पे पहुंचेंगे तो थर्ड क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है।
क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम लोग समझ लेते हैं। समझना क्या है इसमें, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं कार्तिकीय। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। हिंदी में इसको कहा जाता है कार्तीय निर्देशांक निकाय, इसको कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक निकाय। ठीक, अब इसको कहते हैं बेलनाकार, क्या कहते हैं, बेलनाकार निर्देशांक निकाय, निर्देशांक निकाय। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये होता क्या है। एक्चुअल में जो हमारा कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन, ये दोनों जो पोलर और सिलेंड्रिकल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। कार्टेशियन वाला हमको पढ़ना है। कार्टेशियन जो आपने एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, ये वाला आपको इसमें कार्टेशियन में कार्टेशियन। पोलर में होता क्या है, पोलर में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है वो साइन और कास के टर्म में आ जाता है। मींस जहाँ पे आप एक्स वाई यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग आर कास थीटा और आर साइन थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा यूज किया जाता है एंड वाई इज इक्वल टू आर कास थीटा यूज किया जाता है। ये पोलर में हो जाएगा। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोलर से ही मिलता जुलता होता है। इसमें क्या करते हैं, बेलनाकार हमारा सिस्टम हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया जो निर्देशांक निकाय होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या, कि जो हमारा निर्देशांक निकाय होता है वो कितने प्रकार का होता था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें से हमको पढ़ना क्या है, इसमें से हमको सिर्फ यही वाला फर्स्ट नंबर वाला पढ़ना है। क्या नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला हमको पढ़ना है। चलते हैं आगे देखते हैं। अब होगा क्या कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक, जिसके सापेक्ष हम लोग मोशन और पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। इसमें जो पहला हमारा है, फर्स्ट वाले को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो सेकंड वाला होता है इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो हमारा ये जो होता है, ये कितने, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप का होता है। निर्देश तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, इसको कहते हैं जड़त्वीय। इसको क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इन दोनों की डिफिनीशन क्या होगी, एक लाइन में बोले दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बोले दे रहे हैं कि जो न्यूटन के नियम का पालन करता है, जो न्यूटन के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, मतलब क्या, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है, जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, पालन अगर नहीं करता है तो उसको हम लोग कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, तो आप सिंपल में बताओगे कि जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता है, मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी चीज की गति की अथवा स्थिति की व्याख्या करने में समर्थ होते हैं।
चलते हैं आगे। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे मोशन पे। किस पे आएंगे? मोशन पे आएंगे। हम लोग देखेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी? तो परिभाषा होगी यदि कोई वस्तु, अभी हमने आपको ओरिजिन पॉइंट बताया था, तो यदि कोई वस्तु मूल बिंदु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हो, अपनी स्थिति में समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ परिवर्तन कर रही हो। क्या कर रही हो? परिवर्तन कर रही हो, तो उसे गति अथवा गति की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। ठीक, गति की अवस्था कहते हैं। अब इसी स्लाइड में आप लोग ये भी सीख लीजिए, 1 सेकंड का काम है, कि अगर कोई पूछे रेस्ट क्या होता है, रेस्ट पोजीशन, या हिंदी बोले विरामावस्था। क्या पूछे? आपसे कोई पूछ ले कि रेस्ट पोजीशन या विरामावस्था क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? यदि कोई वस्तु मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना कर रही हो। क्या हो जाए? कोई परिवर्तन ना कर रही हो, तो उसे विरामावस्था या रेस्ट पोजीशन कहते हैं, या विराम की अवस्था कहते हैं। अब यदि परिवर्तन कर रही है, मीन्स कि ये यहाँ है और कुछ समय बीते ये वहाँ चली जाए, जैसे हम यहाँ हैं और यहाँ चले आए, समय बीता, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओरिजिन के सापेक्ष, या जो भी मूल बिंदु हम ले रहे होंगे, जिसके सापेक्ष हम देख रहे होंगे, वो मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा, या स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था कहलाएगा। ओके, अब आइए देख लेते हैं ये मोशन होता कितने प्रकार का हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मोशन। क्या लिख दिया? मोशन। ठीक, मोशन। अब ये पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो जो हमारा हमको पढ़ना क्या है? कार्टेशियन वाला पढ़ना है, कार्तिकीय पढ़ना था। क्या पढ़ना था? कार्तिकीय निर्देश तंत्र। तो जो हमारा कार्तिकीय निर्देश तंत्र होता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे मोशंस होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो कौन कौन से में जो पहला हमारा होता है, वो होता है 1 डायमेंशनल। ठीक, 1 डायमेंशनल मीन्स क्या हो जाएगा? इसको 1D भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1D भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद में जो दूसरा हमारा होगा, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? दूसरा जो हमारा होता है, इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल। और जो तीसरा होता है, इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। ठीक, क्या होता है? 3 डायमेंशनल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? आइए वो भी देख लेते हैं। इसको कहेंगे एक बीमीय। इसको क्या कहेंगे? एक बीमीय गति कहेंगे। इसको कहेंगे द्विबीमीय गति। क्या कहेंगे? द्विबीमीय गति। अब इसको कहेंगे त्रिबीमीय गति। क्या कहेंगे? त्रिबीमीय गति कहेंगे। समझते हुए चलेंगे कि कहेंगे क्या। ठीक है, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि हमें गति को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको? मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए x, y, z, और z के साथ में एक t कोऑर्डिनेट होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। x, y, z और t की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम कोई ऐसा प्लेन लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे ये हमारा हो गया x, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया z। ये क्या हो गया?
जेड हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा हो गया यक्स हो गया। अब वन डायमेंशनल मोशन यानी 1D क्या होगा, 1D होगा यदि हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा हो जिसमें से हमें या तो यक्स या तो वाई या तो जेड, या तो यक्स या तो वाई या फिर जेड की जरूरत पड़ रही हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारा जो मोशन होगा 1D कहलाएगा, एक विमीय कहलाएगा। मीन्स यक्स वाई जेड में से किसी एक निर्देशांक की जरूरत पड़े तो उसकी गति की व्याख्या करने के लिए तो वह गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर गति, सीधी सड़क पर कार, सीधी सड़क पर कार, ट्रेन, ठीक, इन सब की जो गति होगी, मोटरसाइकिल की जो गति होगी, बाइक की मोशन होगा, ये सब 1 विमीय कहलाएगा। 2D की बात कर लें, 2D यानी द्विविमीय। अब द्विविमीय का मतलब क्या हो गया, द्विविमीय गति का मतलब हो गया कि यदि इन दोनों में से एक्स वाई जेड में से किन्हीं दो कोऑर्डिनेट यानी या तो एक्स वाई की जरूरत पड़ जाए या फिर वाई जेड की जरूरत पड़ जाए या फिर जेड एक्स की जरूरत पड़ जाए, मीन्स दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। अब द्विविमीय गति के लिए जैसे जब कभी पहाड़ पे चढ़ना होता है तो ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, मीन्स डिस्टेंस भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। किसी झुके हुए तल पर चलें, नत तल पर चलें, आनत तल पे चलें, तो हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। यानी यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा नत या आनत तल पर गति, ठीक। अब बात आती है 3D क्या होगा, बात क्या आती है कि भाई हमारा 3D क्या होगा, यानी कि त्रिविमीय गति क्या होगा। तो परिभाषा वही चिर परिचित अंदाज में आप लोग बता देंगे। क्या बताएंगे कि यदि किसी पार्टिकल की गति को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की एक साथ आवश्यकता पड़ जाए तो उस गति को हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्लाइंग काइट। क्या होगा, फ्लाइंग काइट यानी उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई चिड़िया, फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ प्लेन, उड़ता हुआ प्लेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, त्रिविमीय गति के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जो हमारा मोशन होता है, ये मोशन जब हम लोग कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं तो 3 टाइप का हो जाएगा। 1 डायमेंशनल जिसको 1D कहते हैं, 2 डायमेंशनल इसको 2D कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा 2D कहा जाएगा, 3 डायमेंशनल इसको 3D कहा जाएगा। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमारे एक्स वाई जेड हैं, क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं, अगर मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी तो उसे एक विमीय गति कहेंगे। 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी द्विविमीय गति कहेंगे। 3 कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड तीनों की आवश्यकता हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद में हम लोग देखते हैं सिंपल वे में कि मोशन के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने कार्टेशियन निर्देश फ्रेम के थ्रू या कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देखा था। अब देखेंगे टाइप ऑफ मोशन। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ मोशन, ठीक। टाइप ऑफ मोशन देखेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गति के प्रकार, गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में जो पहला मोशन होगा वो क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सरल, या कुछ किताबों में लिखा होता है रिज। क्या लिखा होता है, रिजु रेखा में गति, रिजु रेखा में गति। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा के लिए आप सिंपल वे में समझ सकते हैं। जब कोई चीज ऐसे सीधी सड़क पे जा रही हो, कहाँ जा रही हो, सीधी सड़क पे जा रही हो, समतल तल पे गति कर रही हो, बिल्कुल सीधे चल रही हो, जैसे रेलवे ट्रेन चलती है, सड़क पे कारें चलती हैं, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब इसके बाद में सरल रेखा, सरल रेखीय, इसको हिंदी में कहा जाता है रिज रेखीय गति। शॉर्टकट में क्या कहा जाएगा, शॉर्टकट में इसको कहते हैं सरल रेखीय या रिज रेखीय गति भी कहते हैं।
दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा मोशन ऑन कर्व पाथ, मोशन ऑन कर्व पाथ, ठीक है, मोशन ऑन कर्व पाथ। तो ये क्या हो जाएगा? वक्र पथ पर गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र पथ पर गति। अब वक्र पथ पर जो गति होगा, टेढ़ी मेढ़ी गति के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ऐसे कोई झूमते हुए चल रहा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मोशन ऑन कर्व पाथ हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा सर्कुलर मोशन आएगा। क्या आएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तो भाई साहब, यदि कोई पिंड किसी सर्किल के परिध पर, सर्किल के सरकमफ्रेंस यानी सर्किल की परिध पर गति कर रहा है, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। अगर कोई सर्किल के परिध पे गति कर रहा है, मीन्स अगर ऐसे सर्किल बना हुआ है और इसके चारों ओर कोई ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे आएगा ऑसिलेशन आता है। क्या आता है? ऑसिलेशन मोशन आता है। ऑसिलेशन मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कब होता है? जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे ऐसे गति करे। झूला झूले हैं कभी? अगर झूला झूले होंगे तो आप लोग देखे होंगे माध्य स्थिति के एक बार इधर एक बार इधर, ठीक। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति के बाद में नेक्स्ट जो आपका आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन आता है। अगला जो आता है वो क्या आता है? वाइब्रेशनल मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं कंपन गति। कौन सी गति कहते हैं? कंपन गति कहते हैं, ठीक। अब कंपन गति क्या होगा? तो कंपन गति जो होता है, अगर कोई पिंड माध्य स्थिति के दोनों ओर बहुत तेजी से गति करे, वाइब्रेट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। और लास्ट में एक आपका आता है रोटेशनल मोशन। क्या आता है? रोटेशनल मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, ठीक। तो जो घूर्णन गति होता है, इसमें क्या होगा कि पार्टिकल एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा और इसी के चारों ओर क्या करेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है, छत में लगा हुआ फैन, वो क्या होता है? एक जगह फिक्स है, चारों ओर घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। वायरिंग वेयरिंग की जो गति होती है, ये भी किस में आती है? रोटेशनल मोशन में आती है, ठीक। इसके बाद में ये तो था मोशन का प्रकार की रास्ता जैसा होगा, जिस रास्ते पे चल रहा होगा, ये रास्ते के अकॉर्डिंग क्या था? मोशन का प्रकार। अब इसी के आधार पर हम लोग एक और डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। समझ लेते हैं इसको। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक समान गति। क्या कहेंगे? एक समान गति। अब इसको क्या कहेंगे? असमान गति। क्या कहेंगे? असमान गति। पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक पे आपकी स्पीड फिक्स है। स्पीड क्या है? फिक्स है कि आपके घर वालों ने बताया है कि आपको 25 से 30 यानी 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही चलना है, इससे कम ज़्यादा नहीं होना है। तो जो आपका मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब मान लीजिए घर से दूर हो गए, घर वाले कोई देख नहीं रहे हैं, आपको मौका मिला है, नई नई बाइक है, सड़क भी नई नई है, अब आपने उसका कान पकड़ के थोड़ा तेजी से हट दिया, तो क्या होगी? 25 से 30, 40, 50 भी पहुंच जाएगी। फिर देखिए कोई आ गया है तो फिर स्लो कर लिए, फिर आपको मौका मिला, कोई नहीं है, फिर थोड़ा सा ईंट दिए, ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो यदि आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनीशन में आप इतना लिख सकते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में, इक्वल टाइम इंटरवल, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में
समान दूरी विस्थापन तय करे तो उसकी गति एक समान या यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। अब जब ये लिख लिए तो नॉन यूनिफॉर्म आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें से नॉन यूनिफॉर्म में से इतना चेंज करना है, समान समय अंतराल में ये जो समान लिखा हुआ था इसको चेंज कर देना है क्या, कि भिन्न भिन्न दूरी तय करे। कितना कितना अलग अलग दूरी तय करे या विस्थापन तय करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो ये था गति एवं उसके प्रकार। अब हम लोग पहुंचेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्मों पे। तो इससे रिलेटेड जब टर्म पे पहुंचेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है डिस्टेंस। क्या आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दूरी तथा विस्थापन। क्या कहते हैं, दूरी, और का मतलब एंड का मतलब और, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, विस्थापन। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को समझ लीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी होती है किसी पथ के दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, किसी पथ के दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया डिफिनीशन। ये क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। अगर कोई पथ है उस पर 2 पॉइंट है तो उनकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और जो मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक होता है मीटर। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब इन दोनों में कुछ अंतर होता है, इन दोनों में क्या होता है, कुछ अंतर होता है। आइए उसको देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अंतर क्या होता है, ये होता है टोटल लेंथ। ये क्या होता है, टोटल लेंथ होता है, जैसे अभी हमने डिफिनेशन में बताया। और ये कौन सा लेंथ होता है, मिनिमम लेंथ होता है। कौन सा लेंथ होता है, मिनिमम लेंथ, यानी न्यूनतम दूरी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स ये है अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि है। और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। ठीक, उसके बाद में देखो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि दूरी का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और एक मजे की बात क्या है कि डिस्टेंस जो होता है ये या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमेशा क्या होता है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के।
मीन्स जो हमारा विस्थापन है ये कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ये इसको केवल क्वांटिटी से या इसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन आपको ये बता दिए हैं कि टोटल लेंथ की बात की जाएगी तो डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके चैप्टर में दो हेडिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? एक मिलेगा स्पीड और एक मिलेगा वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। दोनों को साथ में समझते हुए चलिएगा। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल और वेलोसिटी को कहते हैं वेग। वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो चाल और वेग नाम की आपको हेडिंग मिलेगी। डिफिनीशन क्या होगी? चाल की डिफिनीशन। अब ये देखो, जो स्पीड है ये किससे रिलेट है? डिस्टेंस से। किससे है? डिस्टेंस से। और जो वेलोसिटी है ये किससे रिलेट है? ये डिस्प्लेसमेंट से है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से रिलेट है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यदि आपको फार्मूला लिखना है डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ई हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा। दोनों की यूनिट सेम होती है। दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम होगी। इसकी भी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, इसकी भी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। बस अंतर क्या होता है? जो अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है वही अंतर क्या होता है? स्पीड और टाइम में। ये तो लेंथ की बात थी। अगर इसको हम छोड़ दें तो ये स्पीड जो होगी डिस्टेंस से रिलेटेड है। किससे? स्पीड। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए क्या? यहाँ पे लिख लीजिए वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिएगा, जो स्पीड हमारा होगा, लेंथ की बात को अगर हम छोड़ दें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले में, तो जो हमारा स्पीड है वो स्केलर होगा और जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो जाएगी। जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी, लेकिन जो वेलोसिटी होगा वो स्पीड से हमेशा कम होगा या तो बराबर होगा। एक चीज़ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसकी जो यूनिट होगी, जैसे स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। यही अंतर भी इसमें होता है। ठीक। अब देखिए, तो हम लोगों ने स्पीड क्या क्या देखा था? हम लोगों ने जो है स्पीड और वेलोसिटी देख लिया था कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें आता क्या है। जैसे आप लोगों ने मोशन के लिए पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे ही इसमें हेडिंग आएगी जो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जब हम स्पीड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड में आएगा क्या? स्पीड में आएगा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। और ये भी, इसमें ये भी होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होगा?
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब इसी के साथ साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब किस में पहुंचेंगे, गति में पहुंचेंगे। किस में पहुंचेंगे, गति में पहुंचेंगे। तो गति में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो गति हमारी होती है वो भी क्या हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी भी जो होगी, क्या होगी, जो हमारी वेलोसिटी होगी ये भी क्या होगी, एक बार होगी यूनिफॉर्म, एक बार क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक बार क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ठीक। अब इसको समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोगों ने ये लिखा था, क्या लिखा था कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहेंगे। तो अगर देखो समान एक, इसमें जब समान एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात आएगी तो आप परिभाषा क्या बनाओगे, यहीं से रिलेट करके आसानी से लिख सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड से चल रही है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और जब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न स्पीड या भिन्न भिन्न दूरियां वो तय कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है तो उसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और जब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है या तय करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए डिस्टेंस वाला जो लिखा हुआ था, अगर ये क्या करे, सेम टाइम में, कितने टाइम में, सेम टाइम में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। सेम टाइम इंटरवल में अगर वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसमें दो हेडिंग और आएगी, दोनों के साथ में स्पीड आप जोड़ लीजिएगा। एक आएगा एवरेज, क्या आएगा, एवरेज, और एक आएगा इंस्टैंटेनियस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं देख लीजिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं औसत। क्या कहते हैं, औसत। और इसको कहते हैं तात्क्षणिक। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक। जब स्पीड की बात होगी तो ये हो जाएगा औसत चाल, और जब वेलोसिटी की बात होगी, किसकी बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, तो ये हो जाएगा औसत वेग। क्या हो जाएगा, औसत वेग। और ये क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग। चाल की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक चाल हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। औसत चाल या औसत वेग बराबर क्या होगा, तो जो औसत चाल बराबर होगा ये हो जाएगा यात्रा में चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। मीन्स जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले, 200 किलोमीटर जाना है तो रास्ते में आप रुकेंगे, चाय पानी पिएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, फ़ोन आएगा, किसी से बात करेंगे रुक करके, तो वो टोटल टाइम लिया जाएगा और जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है इन दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम। घड़ी देख करके कोई बताए इतने बज के इतने सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, तो उसको क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेलोसिटी कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहेंगे। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो यहाँ से बी यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा। और स्पीड यानी चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बी से डिनोट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा। यहाँ s इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ s इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ये इतना समझ लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से स्पीड और डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को जितना भी सीखना था आपने सीख लिया। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, एक स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर। अब हम चलेंगे अपने अगली टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, एसिलरेशन। क्या है, एसिलरेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिलरेशन है अगला टॉपिक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब त्वरण के बारे में जान लेते हैं कि त्वरण हमारा क्या होगा।
तो जो हमारा एसिलरेशन होता है, सिंपल परिभाषा है, आधी लाइन की परिभाषा है, लिख लीजिए, वेग परिवर्तन की समय दर को, क्या, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मात्रक क्या होता है इसका? यसाई मात्रक, इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखें तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपान डेल्टा टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? A इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, समय अंतराल। अंग्रेजी बोलें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी होगा। अब अगर हम इस पे तात्क्षणिक त्वरण निकाल लें तो तात्क्षणिक के लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बी अपॉन डी टी भी हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे एक समान त्वरण असमान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होगा? समान टाइम में अगर समान एसिलरेशन है तो उसे क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। समान टाइम में डिफरेंट एसिलरेशन यूज किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में इसको कहते हैं गति का समीकरण। क्या कहते हैं? गति का समीकरण। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसा समीकरण, कौन सा समीकरण? ऐसा समीकरण जिसके द्वारा हम क्या करें? किसी गतिशील पिंड के वेग, समय और विस्थापन, वेग, समय, विस्थापन और त्वरण में संबंध स्थापित करें, उसे क्या कहेंगे? गति का समीकरण कहेंगे। इस गति का समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण। ऐसा समीकरण जो किसी गतिशील वस्तु की वेग, विस्थापन, समय, वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण में संबंध स्थापित करता है, त्वरण में संबंध बताता है, संबंध बताता है, गति का समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गति का समीकरण कहलाता है। ठीक, अब गति का समीकरण कहलाता है। गति के समीकरण होते क्या हैं? तो ये भैया होते हैं, इनकी संख्या 3, 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 एंड 3। नंबर 1 को क्या कहेंगे? नंबर 1 को कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2 को कहते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और नंबर 3 को कहते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कहते हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, क्या लिखेंगे? जहाँ, क्या लिखेंगे? जहाँ u इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू s इज इक्वल टू a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू। ठीक, तो ये सब होता क्या है? u इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। b इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम वेग। s इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। a इज इक्वल टू होता है एसिलरेशन, एसिलरेशन होता है। और t इज इक्वल टू होता है टाइम इंटरवल। क्या होता है? टाइम इंटरवल। ठीक, क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। नंबर संख्या में ये 3 होते हैं। पहला है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग करेंगे क्या? 1 बाई 1 सारे समीकरणों का निगमन देखेंगे। तो पहला क्या है? b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। निगमन लिखने से पहले एक लाइन की थ्योरी है, मैं बोले दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। आप मान लेंगे तीनों समीकरणों का निगमन इसी लाइन से हो जाएगा। मान लेंगे कि माना कोई गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है,
जिसका एक समान त्वरण क्या है, ए है, जिसका एक समान त्वरण क्या है, ये है। टी समय पश्चात माना इसका अंतिम वेग बी हो जाता है तथा इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो जाता है, यस हो जाता है। इतना आपको थ्योरी में लिख लेना है और थ्योरी में लिखने के बाद में इसके डेरिवेशन में इक्वेशन 1 के आपको लिखना है त्वरण की परिभाषा से। क्या लिखना है, एसिलरेशन की डेफिनेशन से या त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल होता है। ठीक, समय अंतराल। अब देखिएगा यहाँ से क्या देखना है आपको, ये हो गया ए, अंतिम वेग बी है। क्यों, ये देखो हम लोगों ने माना है, क्या किया है, माना है। यही नोटेशन और थ्योरी में बताए हैं आपको लिखना है, यू बटे टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी मिल जाएगा, यू को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, यू प्लस ए टी मिल गया। और यही क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। ध्यान से देखिएगा, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन 2 की ओर चलते हैं। इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, इक्वेशन 2 ये लिखा हुआ है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लैंग्वेज वही रहेगी, क्या रहेगी कि माना कोई गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है जिस पर एक समान त्वरण a लग रहा है, t समय पश्चात उसका अंतिम वेग b तथा विस्थापन क्या हो जाता है, s हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी समझ लेंगे, प्रारंभिक वेग u है। अब आपसे कहे तो एक्सीलरेशन इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये है, आपसे कहे 1 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, तो पहली समीकरण से ये हो जाएगा u प्लस ये, 2 सेकंड बाद u प्लस 2 ये हो जाएगा, 3 सेकंड के बाद में u प्लस 3 ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे अंतिम वेग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस जो भी हो, मान लीजिए टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका औसत वेग फाइंड करें, क्या फाइंड करें, औसत वेग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस बी अपान 2। क्या हो जाएगा, u प्लस बी अपान 2 हो जाएगा। तो जब इसका औसत वेग u प्लस बी अपान 2 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका जो विस्थापन होगा यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत वेग गुणे समय। औसत वेग क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया u प्लस बी अपान 2 होगा और समय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यस इज इक्वल टू यू, बी का मान इक्वेशन फर्स्ट से u प्लस ए टी कर देंगे, अपान में क्या हो गया 2 और इनटू में t जोड़ लेंगे, u क्या हो गया 2u प्लस ए टी अपान में 2 इनटू में t। तो फिर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू टी से मल्टीप्लाई कराएंगे 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बटे में 2। इस 2 को ऐसे लिखेंगे कैसे, 2u2 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 ए टी स्क्वायर। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको यस इज इक्वल टू मिलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है आपका सेकेंड इक्वेशन, यही आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन, ये ओके। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। थर्ड इक्वेशन आपका है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके निगमन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो गया क्या, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे ए टी कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 2a कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, 2a कॉमन करेंगे। तो 2a कॉमन किए तो यहाँ बचा ut, यहाँ पे a था तो a कॉमन हो गया, 2 नहीं था तो 1 अपान 2 हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यस के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, यस के इक्वल है। तो हम इसका यूज कर लेंगे, यूज करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a, ये इतनी वैल्यू यस के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमको थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये था तीनों समीकरणों का निगमन, ये क्या था, तीनों समीकरणों का
निगमन था, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। और समझने के बाद में इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है जिसको मैं आपको बताता चलूँ। छोटा सा पॉइंट ये है कि कभी कभार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि यदि हमारे पास जो पार्टिकल है, हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल है उसके द्वारा स्मॉल टी सेकंड में यानी टीवें सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, कितने समय में, टीवें सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, जैसे आपसे कोई पूछे टीवें सेकंड में, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी मीन्स आपसे कोई पूछे कि जब आप गत कर रहे थे तो 15वें सेकंड पे आपने कुल कितनी दूरी तय की। तो हम करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे एस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 सेकंड तक चली गई कुल दूरी और माइनस 14 सेकंड तक चली गई दूरी। तो ये यहाँ पे हो जाता है एस टी माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल करके आएगा। क्या मिल करके आएगा, ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको एस टी इज इक्वल टू मिलेगा, एस टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। यही क्या हो जाएगा, टी में सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, t माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, t माइनस 1 स्क्वायर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम लोग गुरुत्व के अधीन, ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, गुरुत्व के अधीन गति करेंगे तो दो कंडीशन होगी, जब हम ऊपर जा रहे होंगे और एक कंडीशन होगी जब हम लोग नीचे आ रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर की बात करेंगे, ऊपर की ओर, किसकी ओर, ऊपर की ओर बात करेंगे तो जो हमारा a होता है ये माइनस g हो जाता है, s इज इक्वल टू h हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा पहला समीकरण है ये b इज इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाता है। दूसरा समीकरण हो जाता है u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। तीसरा समीकरण बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाता है। और जब हम नीचे आ रहे होते हैं, क्या आ रहे होते हैं, नीचे की ओर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है प्लस जी और यस इज इक्वल टू एच हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला हो जाता है बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड तीसरा हो जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए ये हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो इस तरीके से एक ही लेक्चर में आपका ये चैप्टर मैंने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। अब इसके न्यूमेरिकल बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। ओके।